आज का जो प्लान है ये उषा जांगड़ा जी है। आज का प्लान ये दिखाएंगे और तैयार है उषा जी आप? थैंक यू, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करो आप। होता है और मैं पुडेरी गांव से बिलोंग करती हूँ। मुझे आज करना है हमारी जो कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है उसको शोभन हम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और पैसे का हम क्या करते हैं खर्च। बाजार में हम सब ग्राहक होते हैं। ये अपने घर पे कोई सामान नहीं बनाता, ये जाएगा अपने से बड़े होलसेलर के पास, से बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और ये भी अपने से बड़े सी एंटरप्राइजेज के पास। अब ये कंपनी के पास से तभी सामान खरीदेगा जब इसका बिग 50 रुपए का बनाया। क्या वो हमारे तक पहुंचने में 50 रुपए का रह जाता है? नहीं। %20 तो ये बिचौली लेगी और 30% ये विज्ञापन वाला लेके जाता है कि ये अपना ज्यादा फायदा देखने के लिए बीच में नकली सामान भी बनाते हैं और हमारे गरीब और 20% की जो है ये अमीर होते जा रहे हैं। अब कम ये है डायरेक्ट सेलिंग। अब 50% पैसा इनके बीच में 5% ट्रांसपोर्ट चार्ज रहेगी कंपनी आ जाएगी यहाँ तक पहुंचाने का। ये हमारे खून पसीने की कमाई है। अब कंपनी ईशा बेटा आपकी आवाज कट के आ रही है, एक बार आप वीडियो बंद करके बोलिए। आपकी रेंज में दिक्कत है, वीडियो बंद कर दो, वैसे बता दो प्लान आप। देखो आवाज कैसे आती है। ये यूएसए में शुरू हुआ था 1959 में। तो अमेरिका ने इसके ऊपर गाइडलाइन लगाई 1975 में। अब अगर इसमें 50% पैसे चाहिए हैं तो हमें इसमें ज्वाइन नंबर 2 एक फोटो नंबर 5 ये हमें डॉक्यूमेंट देने होते हैं, इससे हमारी आईडी ग्रीन हो जाती है और अपना क्या बेनिफिट मिलते हैं अगर हम इस सिस्टम से लेते हैं तो। नंबर 2 पक्का बिल 10 से लेके 20% MRP पर छूट। नंबर 4 नंबर 5 10 से लेके 32
20% सीधा खाते में। नंबर 6 बिजनेस करने इसमें मैं फायदे बताऊं तो इतने बहुत ज्यादा है कि अब मैं इतने फायदे बता नहीं सकती। अब हम यहाँ से अगर सामान खरीदते थे तो हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता। लेकिन अगर हम इस सिस्टम से खरीदते हैं तो हमें पक्का भी मिलता है और आपकी आवाज नहीं आ रही है और रेंज आपकी सही नहीं है, तो आप डिस्कनेक्ट भी हो चुके हैं मेरे हिसाब से, यानी आपका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए आज कोई बात नहीं, फिर कल देखते हैं। तो जैसा कि अपने आप को म्यूट कर ले एक बार। जैसा कि अभी ये गुड़िया बता रहे थे कि आज एक बदलाव हुआ है, भारत में बदलाव हुआ है सन 2000 के अंदर, और अमेरिका में जो बदलाव हुआ था वो 1959 में हुआ था। और वो बदलाव क्या था, पहले हम खर्चा करते थे तो पैसा घर से जाता था, हमारे खर्च करने से पैसा जाता था, हम अपनी जरूरत का सामान लेते थे, रसोई का सामान है, हल्दी नमक मिर्च साबुन खरीदते थे तो घर से पैसा जाता था। अब बदलाव क्या हुआ है, खर्च करने से पैसा आएगा, खरीदारी करने से पैसा आएगा। तो ये बता रहे थे कि इसमें 10 से 20% आपको एमआरपी पे छूट मिलेगा, यानी कि ये समझ लीजिए आपकी 2500 का सामान 2000 में मिल जाएगा। उसके बाद भी 10% से लेके 45% तक आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो इस प्रकार से बदलाव हुए हैं। तो यहाँ पर ये नए बदलाव के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत थी इसलिए समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर आपको समय दिया जाएगा। उषा जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपने बहुत ही बढ़िया प्रयास किया, थैंक यू, शुक्रिया। तो आज की मीटिंग का शुभारंभ करते हैं, सुप्रिया जी। अगर हम आरसीएम से जुड़ते हैं तो इसके थोड़े फायदे की बात भी कर लें। अगर इस सिस्टम से जुड़ते हैं तो पहला फायदा क्या है कि यहाँ सामान 100% शुद्ध मिलेगा। शुद्ध क्यों मिलेगा, क्योंकि गाय से अगर हम सीधा दूध लेते हैं, गाय या भैंस से अगर सीधा दूध लेते हैं तो वहाँ नकल के चांस खत्म हो जाते हैं। हाँ, अगर किसी दूधिये से लें तो वहाँ पर हो सकता है मिलावट हो, हालांकि सभी एक जैसे नहीं होते, सभी मिलावट नहीं करते हैं, हो सकता है, वहाँ चांस है। इसी प्रकार से अगर फैक्ट्री से सीधा सामान आ रहा है तो वहाँ नकल के चांस खत्म हो जाते हैं। दूसरा फायदा क्या है, शुद्ध की गारंटी क्या है, शुद्ध की गारंटी ये है कि आपको यहाँ पे पक्का बिल मिलेगा विद जीएसटी। जहाँ पे पक्का बिल मिलता है वहाँ पर नकल के चांस खत्म हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम भारत सरकार को टैक्स देते हैं। आप जब जब खरीदारी करते हैं गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। बाजार से अगर आप बिल मांगते हैं तो एक्स्ट्रा मांगते हैं 12 से 15% को, लेकिन अगर आप आरसीएम से बिल मांगते हैं तो यहाँ पर 12 से 15% आपका रेट कम हो जाता है। तीसरा फायदा, सारा सामान स्वदेशी है, भारत का सामान खाएंगे तो भारत की तरक्की होगी। चौथा फायदा ये है कि यहाँ पे डिस्काउंट कार्ड बनता है। इसके पहले पैसे लगते थे, सन 2018 में गवर्नमेंट ने इसको फ्री कर दिया, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, बस आपने अपनी जरूरत का सामान लेना है, पहली बार कम से कम 1000 बिजनेस खोलो। पांचवा फायदा ये है कि यहाँ पे आप लोगों को रोजगार दे सकते हो। तो यहाँ इस प्रकार के बेनिफिट है। और इसका फायदा ये है कि यहाँ पर जीरो रिस्क है, आपका नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 रुपया नहीं लगाना है आपने, केवल अपनी जरूरत का सामान खरीदना है। जो
आप बाजार से खरीदते हैं वो यहाँ से खरीद लें। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर स्वास्थ्य का लाभ है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर स्वास्थ्य का लाभ है। इस कंपनी के प्रोडक्ट जिस घर में चले जाएंगे 3 से 6 महीने में आपका पैसा उसके बाद डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो इस प्रकार के बेनिफिट इन्होंने बताए। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। आज कुछ नए साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो नए साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम सुप्रिया गिरधर है और जींद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और ये मेरे फादर हैं। हम पूरा परिवार मिलके आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। आरसीएम बिजनेस की रॉयल्टी अचीवर हूँ और मेरे फादर आरसीएम बिजनेस के टेक्निकल के मुकाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि उषा जी ने प्लान बताया हमें और कुछ फायदे भी बताए कि ये फायदे होते हैं आरसीएम को ज्वाइन करने के, और फायदे ही फायदे हैं, यहाँ नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन इतने सारे फायदे होने के बावजूद भी कुछ लोग हमें मिलते हैं, वो हमें बोल देते हैं कि नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो एक सीडी एक दिन मैं सुन रही थी, उसमें ये बताया गया कि अगर इंसान चाहे तो एक टाइम में एक बार में 100 काम भी इकट्ठे कर सकता है। तो ये जो बहाना है इसको बहाना ही कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर इतनी पावर होती है। अब हम सभी ये चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं। सफल होना तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन क्या हम उस सफलता की कीमत देना चाहते हैं? क्या हम उस सफलता की कीमत देते हैं? सफलता की कीमत क्या है कि कंफर्ट जोन से बाहर आके हमें काम करना पड़ेगा। इस तरह से हमारी अपलाइन भी अक्सर बोलते हैं कि एक प्लान कम से kam हर रोज हमें दिखाना चाहिए। कम से कम एक प्लान डेली दिखाना है, चाहे हम हर किसी को दिखाएं या चाहे करने की एक प्लान हर रोज दिखाना होता है हमें। लेकिन अभी हमारे सामने चैलेंज क्या क्या आते हैं? कई बार क्या होता है, बारिश हो रही होती है। जैसे आज अगर हम बात करें, आज काफी जगह पे बारिश हो रही है, सुबह से ही हो रही है। कई बार क्या होता है, हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, कोई शादी होती है, कोई बर्थडे पार्टी होती है, कोई अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं। वहां पे हम अपने है उस सीडी में ये बताया गया कि ये जो चैलेंज है, चैलेंज तो हमेशा रहेंगे, लेकिन आरसीएम बिजनेस अगर हम करने लग जाते हैं तो ये जो आज जो हमारे सामने चैलेंज है वो 2 महीने बाद नहीं रहेगा, और 2 महीने बाद जो हमारे पास चैलेंज है वो 6 महीने बाद नहीं रहेगा, और 6 महीने बाद का जो चैलेंज है वो 1 साल बाद नहीं रहेगा, और 1 साल 2 साल बाद का जो चैलेंज है वो 5 साल बाद हमारे सामने कोई भी चैलेंज नहीं रहेगा। अगर मैं हमारी बात बताऊं, हमने जब आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी, हमारे सामने भी बहुत सारे चैलेंज आए थे। हम भी लोगों को प्लान बताने के लिए जाते थे, लेकिन लोग मना कर देते थे। और वो दिन थे और आज का दिन, आज बहुत बदलाव हो चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ सीखने की वजह से और सिर्फ लगातार काम करने की वजह से हुआ है। अभी हमारा जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा हो सकता है। यहाँ बैठे एक साथी का, हर साथी का बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। बस उसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत हैं। सबसे पहला जो चैलेंज हमारे सामने ये आता है कि अगर हम चाहते हैं हमारा बिजनेस हमेशा बड़ा होता रहे, तो हम हमेशा सफल लोगों की संगति में रहें। हम ये बात जानते हैं कि अच्छी जो इंसान जैसी संगति में रहता है, वैसा ही उसके ऊपर असर चढ़ना शुरू हो जाता है। अगर कोई शराब पीने वालों की संगति में बैठता है, आज नहीं तो 6 महीने बाद वो भी शराब पीना शुरू कर देगा। अगर कोई बीड़ी सिगरेट पीने वालों की संगति में बैठता है, जुआ खेलने वालों की संगति में बैठता है, तो आज नहीं तो 6 महीने बाद वो जुआ खेलना भी शुरू कर देगा, बीड़ी सिगरेट पीना भी शुरू कर देगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर संतों की, महात्माओं की संगति में बैठता है, सत्संग करता है, तो वो भी धर्मात्मा बन जाता है। इसी तरीके से हमें भी अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, सफल लोगों का संग करना चाहिए। जैसे हम बनना चाहते हैं वैसा संग करना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम असफल लोगों की बातें सुनते रहते हैं, उनसे सलाह मांगते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा नहीं हो सकता। जैसे हमने अगर आरसीएम को ज्वाइन किया है, एक सवाल अक्सर आता है हमारे सामने, सवाल नहीं अक्सर ये सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है। एक उदाहरण से हम बात करते हैं, जिस तरह से मान लीजिए हमने डॉक्टर बनना है। अभी हमारे सामने 3 रास्ते हैं। अगर हम किसी से सलाह मांगते हैं, तो पहला वो व्यक्ति है जो
जिसका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, सुबह उठता है और वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और सब्जी और फ्रूट की रेडी लगाता है। अगर हम उससे पूछे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्या करूँ, बनूं कि नहीं बनूं, तो वो क्या कहेगा, ये पढ़ाई लिखाई की बातें मुझे समझ में नहीं आती, मैं तो नहीं बन सकता डॉक्टर, और ये मेरे बस की बात भी नहीं है, और मेरी मानो तो तुम भी मत बनो, क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ 4 बजे 5 बजे उठ के सब्जी लेके आता हूँ, 2000 रुपए की सब्जी लाता हूँ, शाम को मेरे 200-300 रुपए खड़े हो जाते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास किसी एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लेने का जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई करना शुरू किया था और वो उसमें सफल नहीं हुआ, किसी भी कारण से वो उसमें सफल नहीं हुआ। अगर हम उससे पूछते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो क्या कहेगा, वो यही कहेगा कि नहीं, डॉक्टर बनने का कोई फायदा नहीं है, मैंने ये काम करके छोड़ दिया, मैंने भी शुरू किया था लेकिन मैंने करके छोड़ दिया, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, ये तो निर्दयी लोगों का काम है, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, आपको बहुत सारे छिपकली को काटना पड़ता है, मेंढक को काटना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं, ये तो निर्दयी लोगों का काम है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम छोड़ दो, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने ये काम करके छोड़ दिया। और तीसरा आपके पास ऑप्शन है आपके ही शहर के बहुत ही सफल डॉक्टर से जाके बात करने का कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्या मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। अगर हम ये करते हैं, एक सफल डॉक्टर से जाके बात करते हैं, पूछते हैं, तो वो यही कहेगा कि हाँ, ये बिल्कुल अच्छी फील्ड है और आपको इसमें काम करना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए। इसी तरीके से आरसीएम भी जब हम ज्वाइन करते हैं या जो नए साथी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके सामने अगर कोई भी, हमारे सामने अगर कोई भी नया प्लान लेके आता है, तो हम यही करते हैं, या तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जिसका उस सिस्टम से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं होता, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जो कि उस काम में फेल हो चुका है, और फेल जो है वो किसी की उस सिस्टम की कमी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ही खुद की कमियों की वजह से फेल हुआ होता है। जिस तरह से वो व्यक्ति जिससे डॉक्टर बनने के बारे में पूछा गया लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैंने ये करके छोड़ दिया क्योंकि वो फेल हो गया, और दूसरे जो लोग हैं उसके साथ सहपाठी हो सकते हैं, वो डॉक्टर बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में तो कुछ कमी नहीं है, अगर कमी थी तो उसके खुद के अंदर थी, जिससे खुद की कमियों की वजह से वो फेल हो गया। इसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में जब हम आते हैं तो हमें उन्हीं लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं और जो इस सिस्टम में सफल हैं, उनको देख के ही हमें अपनी जो आगे की जो सिस्टम है तो हमें जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि लोग तो नेगेटिव होंगे ही, लोग तो नेगेटिविटी की ही बात करते हैं, लेकिन हमें उस चीज को पॉजिटिव तरीके से देखना है। और एक कहानी छोटी सी मुझे याद आ गई कि लोग कुछ तो कहेंगे। एक बार एक बेटा और एक उसके पापा जा रहे होते हैं, वॉइस नोट किए। सर मेरी आवाज ठीक आ रही है तो एक बार प्लीज थम्स अप करें। जी प्रवीण जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? जी, तो जिन भी साथियों को आवाज ठीक नहीं आ रही है, हो सकता है आपके नेटवर्क में ही कुछ प्रॉब्लम हो। सुमित जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी। विजय कुमार जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? जी जी जी। तो सर जिनको भी आवाज ठीक नहीं आ रही है, हो सकता है आपके ही नेटवर्क में शायद कुछ प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से नहीं आ रही है। तो हम बात कर रहे थे कि एक स्टोरी मुझे याद आ गई। एक बार एक व्यक्ति, एक हस्बैंड और एक वाइफ जा रहे होते हैं और उनके साथ में एक गधा होता है। जब वो दोनों पैदल चल रहे होते हैं और गधा भी पैदल पैदल चल रहा होता है, तो एक व्यक्ति आता है सामने से और वो बोलता है कि कितने बेवकूफ है ये, गधे के ऊपर बैठ कर जाना चाहिए, गधे को साथ साथ नहीं चला रखा है। वो दोनों गधे के ऊपर बैठ जाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक व्यक्ति फिर उनको बोलता है कि ये तो कितने नासमझ हैं, कितने निर्दयी हैं, दोनों गधे के ऊपर बैठे हुए हैं और इनको गधे के ऊपर दया नहीं आ रही क्या। फिर वो गधे से वो पति उतर जाता है और वो पत्नी जो है वो गधे के ऊपर बैठी रहती है और पति पैदल पैदल चल रहा होता है। थोड़ा आगे जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि देखो वो जोरू का गुलाम जा रहा है, उसको तो बैठाया हुआ है और खुद पैदल पैदल चल रहा है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, फिर वो पति बैठ जाता है और पत्नी उतर जाती है और वो पैदल पैदल चल रही होती है। फिर थोड़ा आगे जाके लोग बोलते हैं कि देखो कितना निर्दयी है, खुद तो गधे के ऊपर बैठा हुआ है और पत्नी को पैदल चलाया हुआ है। फिर वो थोड़ा आगे जाते हैं और वो दोनों पति पत्नी उस गधे को सिर के ऊपर उठा के जा रहे होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम कुछ भी कर ले, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही।
लेकिन अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें बहरे हो जाना पड़ेगा। कुछ तो लोग कहेंगे लेकिन हमें बहरे होना पड़ेगा। एक कहानी और मुझे छोटी सी याद आ गई। एक बार बहुत सारे मेंढक थे और बहुत सारे मेंढकों की एक रेस हो रही थी और एक पहाड़ के ऊपर उन सभी को चढ़ना था। तो बहुत सारे मेंढक जो है वो रेस शुरू हुई तो बहुत सारे मेंढकों ने प्रयास किया। कोई थोड़ा ऊपर गया और वहां से गिर गया, फिर कोई जो बाकी बचे वो थोड़ा और ऊपर तक गए और फिर उनमें से कुछ नीचे गिर गए, फिर जो बाकी बचे उनमें से कुछ थोड़ा और ऊपर तक गए, फिर कुछ गिर गए, कुछ और ऊपर तक गए, कुछ गिर गए। लास्ट में बिल्कुल एक ऐसा मेंढक था जो बिल्कुल ऊपर तक पहुंचा, पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया और उसको बहुत ज्यादा शाबाशी दे रहे थे लोग। उसको अपने कंधों पे उठा के लेके आ रहे थे, उसको शाबाशी दे रहे थे, उसका सम्मान कर रहे थे, उसके लिए तालियां बजा रहे थे और उसको कह रहे थे कि ये तो बहुत बहादुर है। तो जब उससे पूछा गया कि आप इतना ऊपर तक कैसे गए, तो कुछ जवाब उसने नहीं दिया। और जब दूसरे मेंढक थे उन्होंने कहा कि ये तो बहरा है इसलिए ये ऊपर तक पहुंच गया, क्योंकि नीचे जो लोग खड़े हुए थे वो उनको बोल रहे थे अरे नहीं नहीं मत चढ़ गिर जाएगा। और जो दूसरे मेंढक थे वो उसकी आवाज सुनकर, बात सुनकर नीचे गिर जाते थे। लेकिन एक मेंढक जो ऊपर तक पहुंच गया वो इसीलिए ऊपर तक पहुंचा क्योंकि वो बहरा था। इसी तरीके से हमें भी लोग कहेंगे कि आरसीएम बिजनेस नहीं चलता। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बहरे नहीं बने हुए उन मेंढकों की तरह और वो नीचे गिर जाते हैं। थोड़ा और आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पहले बिगिनर को अचीव करेंगे, स्टार्टर को अचीव करेंगे, ओपनर के लेवल को अचीव करेंगे, फिर लोग बोलेंगे कि नहीं चलेगा छोड़ दो। फिर कुछ साथी होंगे जो बिगिनर पे ही गिर जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो स्टार्टर पे गिर जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ओपनर पे गिर जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे आगे बढ़ेंगे लीडरशिप और रॉयल्टी पे जाके गिर जाएंगे नीचे। लेकिन कुछ एक साथी ही ऐसे होते हैं जो डायमंड तक जाते हैं और चैलेंज उनके सामने भी आते हैं, लोग उनको भी कहते हैं कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन वो बहरे होकर चलते रहते हैं और एक दिन आता है जब वो ऊपर टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं, जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। उस टाइम पे लोग उनकी तारीफ भी करते हैं और उस टाइम पे लोग ये कहते हैं कि ये तो हमें पता था कि आप तो ये काम कर ही दोगे, आपके अंदर तो बहुत पावर है। तो साथियों, हमें अगर सफलता हासिल करनी है तो हमें बहरे हो जाना पड़ेगा। बाहर से हमें कितनी ही नेगेटिविटी भले ही मिलती रहे, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है, हमें बहरे हो जाना है। लोग तो कुछ भी कहेंगे, शुरुआत हमें एक अच्छे तरीके से करनी होती है। शुरुआत ऐसे करनी होती है कि एक अच्छी कंपनी को हम चूज करें। कंपनी ऐसी होनी हुए हैं जे पॉल गेटी, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बताया कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको जॉब नहीं बल्कि बिजनेस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही थी कि जॉब गलत है, लेकिन ये जे पॉल गेटी की स्टेटमेंट है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको जॉब नहीं बल्कि आपको बिजनेस करना चाहिए। और बिजनेस भी ऐसा हो जो कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होना चाहिए। और प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, 4 कंडीशंस बताई हुई हैं। कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल, रिपीटेबल और डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए। डेली यूजेबल का मतलब क्या है कि हर रोज यूज होने वाले प्रोडक्ट्स होने चाहिए, हर रोज इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट होने चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होने चाहिए। कंज्यूमेबल का मतलब क्या है कि खत्म हो जाने वाले प्रोडक्ट होने चाहिए। जिस तरह से हमने एक नमक का पैकेट अगर लिया है तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो खत्म हो जाएगा, दोबारा से हमें उसको लेना पड़ेगा। तीसरा उन्होंने बताया कि रिपीटेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि लगातार रिपीट होता रहना चाहिए हमारे घर में। और हम सभी जानते हैं कि नमक, हल्दी, मिर्ची, साबुन, शैम्पू, क्रीम, पेस्ट, चाय, अगरबत्ती, ये चीजें हमारे घर में लगातार रिपीट होती रहती हैं। और चौथा उन्होंने बताया, जो कि सबसे जरूरी था, कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। अफोर्डेबल यानी कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति उस सिस्टम के साथ जुड़ सके, उस प्रोडक्ट को खरीद सके। और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आरसीएम में 1 रुपए से प्रोडक्ट की शुरुआत हो जाती है और हजारों रुपए तक प्रोडक्ट आरसीएम में मिलते हैं। तो अमीर से अमीर और गरीब से गरीब हर व्यक्ति आरसीएम बिजनेस के साथ जुड़ सकता है। ये चीजें हमें देखनी होती है, परखनी होती है कि क्या हम सही कंपनी में है या नहीं है। अभी हमें ये बात पता चल चुकी है कि हम बिल्कुल सही कंपनी में है। अब ये चीज हमने परख ली है, तो इसके बाद हमें बहरे हो जाना पड़ेगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, हमें हमारा लक्ष्य साफ दिखाई देना चाहिए, हमें हमारा जो गोल है वो दिखना चाहिए। और अगर हम बहरे हो जाएंगे तो हम उस
मेंढक की तरह पहाड़ की चोटी पर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हम नीचे वाले लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो हम उस चोटी तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम बीच में ही कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। तो इसीलिए ये हमारे लिए जरूरी है कि कोई भी कुछ भी कहता रहे, हमें अपने लक्ष्य से डगमगाना नहीं है। इसके अलावा एक बात और उस सीडी में बताई गई थी कि हमें इंतजार नहीं करना है किसी भी चीज का। आज अगर हमें कोई अच्छी चीज मिली है तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी अक्सर बोला करते थे कि शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। आज हमें कोई अच्छी चीज अगर मिली है तो उसको हमें आज से ही शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता आने वाले टाइम में क्या हो जाए। इंतजार नहीं करना चाहिए। बहुत से साथी हमारे साथ होते हैं, वो इंतजार करते हैं कि आज अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं, बाद में काम करेंगे, अभी तो हमारा घर बन रहा है, मकान बन रहा है, उसके बाद हम बात करेंगे, अभी तो वोटिंग चल रही है, अभी तो बहुत गर्मी है, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए उसके बाद शुरुआत करेंगे, अभी तो हमारे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई के बाद शुरू करेंगे, अभी तो उनके पेपर हो रहे हैं तो पेपर हो जाए एक बार उसके बाद शुरू करेंगे, अभी तो हमारे घर में शादी है तो शादी के बाद शुरू करेंगे। एक बुक के बारे में बताया गया है, एक किताब है, डेविड जेक्सवाल की एक किताब है, उसमें बताया गया है कि या तो आप बहाने बना लें या फिर आप पैसे बना लें। यानी कि या तो हम बहाने बनाते रहे या फिर पैसे बनाते रहे, दोनों चीजें साथ साथ में हमें नहीं मिल सकती। एक ही चीज मिलेगी, या तो बहाने ही होंगे या फिर पैसे ही होंगे। लेकिन आज अगर हम बहाने बना लेते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। हमें पछताना पड़ेगा कि काश मैं दो साल पहले शुरू कर लिया होता, काश मैंने 10 साल पहले शुरू कर लिया होता। हमें बाद में पछताना पड़ता है, और ऐसा सच में हमारे साथ हुआ भी है। हमारे ही पड़ोस में एक परिवार है, और जब हमने उनकी जो एक बेटी है वो मेरी क्लासमेट हुआ करती थी पहले, तो जब मैंने उसको प्लान दिखाया तो उसने हमारे साथ में ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद जब हमारे घर में उसका आना जाना हुआ, मीटिंग हुई, तो एक दिन मैंने हमारे जो अपलाइन है विजय विरोधिया जी, उनका मैंने एक दिन उसको फोन में सेमिनार दिखाया, और उसने बोला कि शायद इनको मेरे पापा जी जानते हैं। और उस टाइम पे हमारे घर के नजदीक ही एक सिटी में उनका सेमिनार ही होना था, अगले ही दिन उनका सेमिनार था। तो मैंने उस लड़की को बोला कि हम इस सेमिनार में जा रहे हैं, तो आप अगर चाहो तो आप भी हमारे साथ चल सकते हो। उसने बोला कि मुझे अपने पापा जी से पूछना पड़ेगा, और शायद इनको तो मेरे पापा जी जानते भी हैं। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप पूछ लो, आप हमें बता देना, हम कल जा रहे हैं तो आप हमारे साथ में ही चल पड़ना। उसने बोला ठीक है। तो वो अपने घर पे पहुंची, उसने अपने पापा जी को वो वीडियो दिखाया, विजय विरोधिया जी का वो वीडियो देखकर उसके पापा जी, और ये हमारी दुकान पे आके बैठा करते थे पहले, आज से 15-16 साल पहले की बात है। तो वो हमारी दुकान पे आके बैठा करते थे, और फिर उसके पापा को याद आया कि आरसीएम तो मैंने भी ज्वाइन किया था, और विजय विरोधिया जी ने मुझे भी आरसीएम ज्वाइन कराया था, लेकिन वो किसी कारण से नहीं चल पाए, जिसकी वजह से आज भी वो अपनी दुकान ही चला रहे हैं। और विजय विरोधिया जी, जो कि बिल्कुल एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, आज वो आरसीएम से लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं, और आरसीएम के स्टार सफायर की पिन पर पहुंचे हुए हैं। तो अगले दिन जब हम उस सेमिनार में गए तो वहां पे विजय विरोधिया जी से वो मिले, उसके पापा जी भी साथ में गए, वो उनसे मिले, और उसके बाद विजय विरोधिया जी ने खुद अपनी स्पीच में ये बात बोली कि मुझे ज्वाइन जिस बंदे ने कराया था, आज वो यही हमारे बीच में बैठा है। और उस लड़की के पापा को भी ये याद आ गया कि विजय विरोधिया जी ने मुझे ज्वाइन नहीं कराया, बल्कि मैंने विजय विरोधिया जी को ज्वाइन कराया था। और आज विजय विरोधिया जी उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वो एक ब्रांड, एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, लाखों रुपए की उनकी इनकम है। और वो जो उस लड़की के पापा जी हैं, वो आज भी उसी सिचुएशन में हैं, बल्कि उससे भी डाउन सिचुएशन उनकी आ गई है। और जब ये बात उस लड़की को पता चली कि मेरे पापा जी ने ही विजय विरोधिया को ज्वाइन कराया था, तो उस लड़की की आंख में आंसू नहीं आए, लेकिन कमी भी नहीं बची। और उसने बोला कि पापा, आपको इतनी सी बात भी समझ में नहीं आई कि राशन ही तो खाना था। आज अगर हम सिर्फ और सिर्फ राशन खाते रहते, आज विजय विरोधिया जी की इनकम 15-20 लाख रुपए महीने की आ रही है। हम अगर काम नहीं भी करते, सिर्फ राशन ही खाते रहते, तो कम से कम हमारी भी 1-2 लाख तो इनकम हमारी भी आ रही होती। तो साथियों, ये जो समय जो बीत जाता है वो किसी का भी वापस नहीं आता है। उनका समय बीत गया, वापस नहीं आया। इसीलिए हमारा जो आज समय है, इस स्टोरी से हमें सीख यही लेनी चाहिए
क्योंकि एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की गलतियों से सीख जाए। और हमें इस स्टोरी नहीं है, वैसे तो ये सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हम इंतजार ना करें, जो गलती उन्होंने की है वो गलती हम ना करें, और इसीलिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात उस सीडी में ये बताई गई थी, पावर ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि हम एक्सपेरिमेंट ना करें। अपना दिमाग इस बिजनेस में हमें नहीं चलाना होता है, क्योंकि अगर हमारा खुद का दिमाग अगर इतना अच्छा होता तो आज हम इस जगह पर ना होते जहां पर हम हैं। यानी कि अगर हमारा खुद का दिमाग इतना अच्छा होता तो आज हम मुकेश अंबानी की जगह पे होते, शायद आज हम उन बड़े बड़े व्यापारियों की जगह पे होते, बड़े बड़े बिजनेसमैन की जगह पे होते, जो भारत में नामी बिजनेसमैन है, जिनका नाम चलता है। तो हमारा अपना दिमाग उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए। और वैसे भी आरसीएम बिजनेस जो है ये अपना दिमाग लगाने का सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम को फॉलो करने की बात है। अपना दिमाग नहीं लगाना होता है, अपलाइन से पूछे कैसे कैसे, यानी क्या करना है, कैसे करना है, और डाउनलाइन में बताएं ऐसे ऐसे, और पूरा दिन हम उसको अगर फॉलो करते हैं तो हम आरसीएम बिजनेस से अपने हर सपने को पूरे कर सकते हैं। एक सिस्टम होता है हर जगह काम करने का, एक रूल होता है, एक सिस्टम होता है। जिस तरह से अगर हम कोर्ट में जा रहे हैं तो वहाँ के कुछ अपने रूल हैं, अगर हम कहीं पे किसी स्कूल में जाते हैं वहाँ के रूल कुछ और होते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ के रूल कुछ और होते हैं। इसी तरीके से आरसीएम बिजनेस का भी कोई सिस्टम होता है, और यहाँ पे हमें अपने सिस्टम को लगाने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं, अपना सारा जोर लगाते रहते हैं, लोगों को सिखाते रहते हैं, लोगों को मनाते रहते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। हमें सिस्टम से फॉलो करना होगा। सिस्टम ये कहता है कि आप थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करें, सिस्टम ये कहता है कि आप लोगों को प्लान दिखाएं, आराम से बैठ कर दिखाएं, आपके पास बुक होने चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए, आपके पास बैग होना चाहिए। आप बिना बैग के, बिना प्रोडक्ट के लोगों को प्लान ना दिखाएं, जबकि हम अक्सर ऐसा करते हैं और उसमें हमारा जोर भी ज्यादा लगता है। एक उदाहरण से अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है, कोई बस है जिसका टायर, एक बस है जिसका टायर पंक्चर हो गया है और हम उसका टायर बदलना चाहते हैं, तो हमारे पास एक तो ये सिस्टम है कि 20-30 लोगों को बुलाया जाए, वो उस बस को उठाए और एक बंदा उसका टायर चेंज करे। और दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि एक जैक ले ले हम, और उस जैक से एक बंदा, एक व्यक्ति अकेला ही उस टायर को बदल सकता है। तो हमारे पास दोनों तरीके हैं, लेकिन पहले वाला तरीका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। आरसीएम बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा अपना जोर हम लगाते हैं, सिस्टम का जोर नहीं लगाते हैं, और जिसकी वजह से हम थक हार कर बैठ जाते हैं और फिर लास्ट में हम ये कह देते हैं कि मैंने भी आरसीएम करके छोड़ दिया, कुछ नहीं होता। साथियों से कुछ और बताया गया था, लेकिन अभी टाइम हो गया है और कुछ साथी नए जुड़े हैं एकदम। गुरसेव जी नमस्कार। आप सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अपने आप को अनम्यूट करें सर, एक बार स्क्रीन को टच करेंगे जी। नमस्कार सर, अपना नाम और परिचय बता सकते हैं सर? हेलो जी सर, बता सकते हो आप नाम और अपना परिचय दें सर, कहाँ से है? सर मेरा नाम गुरसेव सिंह है जी, मैं सिरसा हरियाणा से मध्य प्रदेश से हूँ। जी जी सिरसा से। आप सर, आपको आज ये लिंक किसने दिया, मीटिंग का लिंक कैसे मिला? क्या सर, क्या मैम? ये जो मीटिंग का लिंक है ये कहाँ से प्राप्त हुआ? वो सर अपना ग्रुप ना आरसीएम का, वहाँ से सीनियर अपने अपलाइन नंबर जी। कौन है सर अपलाइन? सर अपलाइन का सर उसका ऊपर मैं आरसीएम ही सेव कर रखा हूँ, उसका नाम ऊपर भी। चलो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। स्वागत है सर आपका, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू सर। और भी साथी एक दो नए जुड़े हुए थे हमारे साथ। एक रेणु
रेणु जी अपने आप को अनम्यूट करें एक बार। रेणु जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, रेणु जी बात से एक बार अनम्यूट करें। क्या सर? हेलो जी रेणु जी, नहीं शायद नहीं सुन पा रहे हैं। शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। तो अभी हमारा समय हो चुका है। कभी भी किसी पल हम डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद मीटिंग नहीं रहेगी। नयाब सिंह जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो, नयाब सिंह जी, तो एक बार अनम्यूट करें। नयाब सिंह जी, टाइम हो गया है, हम अभी डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत जल्दी ही हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम।